रोहित से मिलें एक युवा ग्राफिक डिजाइनर जो बहुत उदास और मायूस है। अपने काम में अच्छा होने के बावजूद आत्मसंदेह और असफलता का डर हमेशा उसे सताता रहता है। एक दिन उसकी दोस्त माया उसे डॉक्टर मैक्सवेल माल्स की पुस्तक द न्यू साइको साइबरनेटिक्स देती है। कुछ संकोच के साथ रोहित इसे पढ़ने का निर्णय लेता है और जो आगे होता है वो उसकी जिंदगी बदल देता है। झूठे विश्वासों से खुद को मुक्त करना। रोहित अपने बचपन को याद करता है। उसे गाना गाना बहुत पसंद था, लेकिन जब उसके एक शिक्षक ने उससे एक बार कहा, गाना गाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो उस दिन से रोहित ने गाना बंद कर दिया, यह मानते हुए कि वो अच्छा नहीं गाता है। डॉक्टर माल्स इसे नकारात्मक सम्मोहन कहते हैं, एक ऐसा विश्वास जो आपके अवचेतन का एक अटूट हिस्सा बन जाता है और जिससे आप कभी सवाल नहीं करते। प्रेरित होकर रोहित एक नया दृष्टिकोण अपनाता है। हर बार जब वो सोचता है ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वह इसे बदलकर सोचना शुरू कर देता है कि मैं यह करने की पूरी कोशिश कर सकता हूं। उसे पुस्तक में एक सेल्समैन की कहानी याद आती है जिसने बदकिस्मत के लेबल से छुटकारा पाकर सफलता हासिल की। रोहित अपने डिजाइनों को पुरस्कार जीतते हुए देखना शुरू करता है। वह अपने आत्मसंदेह छुटकारा पाने की कोशिश करता है और अपने आत्मविश्वास को बढ़ते हुए देखता है। जैसे एक कंप्यूटर रिबूट होता है, वैसे ही झूठे विश्वासों पर सवाल उठाकर आप अपने मस्तिष्क को रिवायर कर सकते हैं। भावनाओं को तर्क से काबू में करना। एक दिन रोहित एक प्रेजेंटेशन में अपने क्लाइंट को समझाने में गलती कर देता है। उसके अंदर की आवाज उसकी आलोचना करती है कि तुम हमेशा असफल ही रहोगे। लेकिन उसे डॉक्टर माल्स की सलाह याद आती है, हमारी भावनाएं बहुत ड्रामेबाज होती हैं और तर्क करके ही उनसे जीता जा सकता है। तब माया भी उसे पुस्तक की रियलिटी चेकलिस्ट याद दिलाती है। क्या यह डर सही है? सबसे बुरा क्या हो सकता है? इससे निपटने का पहला कदम क्या हो सकता है? रोहित समझ जाता है कि एक क्लाइंट के अस्वीकार करने से उसकी हार नहीं हो जाती है। वह अपनी प्रेजेंटेशन को सुधारता है और अगले क्लाइंट का विश्वास जीत जाता है। अपने सफलता तंत्र को काम करने दें। रोहित देखता है कि ज्यादा चिंता करने से उसकी रचनात्मकता नष्ट हो जाती है। डॉक्टर माल्स का रॉकेट वाला उदाहरण उसे प्रभावित करता है। एक रॉकेट जब आकाश में होता है तो वो अपने हर कदम को नियंत्रित नहीं करता रहता, वह भरोसा करके आगे चलता जाता है। रोहित भी हर रात सोने से पहले अपनी सफलता की कल्पना करने का निर्णय करता है, यह सोचते हुए कि क्लाइंट उसके डिजाइनों से बहुत खुश है। धीरे धीरे यह आदत उसके आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। डॉक्टर माल्स एक पेशेवर गोल्फर का उल्लेख करते हैं जिसने आराम से बैठकर अपने खेले जाने वाले हर एक शॉट की कल्पना की, जिससे कि वास्तविक खेल में उसके प्रदर्शन में गजब का सुधार आ जाता है। रोहित अपने प्रोजेक्ट्स के लिए वही रणनीति अपनाने का फैसला करता है। खुशी को एक आदत बनाना। रोहित समझने लगता है कि वह हमेशा खुशी के लिए अगली बड़ी चीज का पीछा कर रहा है, जैसे एक नया गैजेट, नौकरी में प्रमोशन या फिर कुछ सैर सपाटा। डॉक्टर माल्स इसे चुनौती देते हैं और कहते हैं कि खुशी एक आदत है जो इस पर आधारित है कि आप अपने वर्तमान जीवन को कैसे जीते हैं। रोहित छोटे स्तर से इस पर काम करना शुरू करता है। वो हर छोटी बात पर खुश होता है, जैसे कि एक कप अच्छी कॉफी पीने पर या फिर एक पुराने दोस्त से बातें करके। समय के साथ साथ वह अधिक संतुष्ट महसूस करने लगता है। जैसे पुस्तक के उदाहरण में एक रोगी अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी बातों पर खुश होकर अवसाद जैसी गंभीर बीमारी को भी हरा देता है। तो खुशी केवल एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम अधिकांश समय अच्छा सोच रहे होते हैं। सफल व्यक्तित्व का विकास करना। रोहित सोचता है कि उसका जन्म सफलता के लिए हुआ है या असफलता के लिए। डॉक्टर माल्स की सक्सेस पर्सनैलिटी की अवधारणा उसे आश्वस्त करती है, सफलता विशेष होने के बारे में नहीं है, यह लचीलापन और निर्णायकता जैसी विशेषताओं को अपनाने के बारे में है। पुस्तक में एक छात्र से प्रेरित होकर जिसने कई असफलताओं के बाद भी स्नातक किया, रोहित अपने ढुलमुल रवैये पर काम करने का निर्णय लेता है। हर बार रेस्तरां में जाकर खाने के मेन्यू पर घंटों विचार करने के बजाय वह 30 सेकंड में ही एक डिश चुन लेता है। इस तरह हर छोटा निर्णय उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता चला जाता है। असफलता को फीडबैक में बदलना। रोहित का एक महत्वपूर्ण क्लाइंट उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर देता है। रोहित हताश हो जाता पर
फिर उसे डॉक्टर मार्ल्स का दृष्टिकोण याद आता है कि असफलता अंतिम मंजिल नहीं है, यह तो बस सुधरने का एक मौका है। वह बैठता है और अपनी असफलता का मूल्यांकन करता है। क्या उसका काम ठीक था? क्या उससे कोई गलती हुई है? उसका अगला कदम क्या होना चाहिए? यह दृष्टिकोण उसे पुस्तक में एक पियानो वादक की याद दिलाता है, जिसने अपने मंच के भय को सीखने के अवसरों के रूप में देखना शुरू किया और आखिर में उसने बहुत नाम और प्रसिद्धि कमाई। यानी यदि आप अपने अनुभव से कुछ सीखते हैं, तो आप असफल हो ही नहीं सकते। भावनात्मक घावों को ठीक करना। रोहित की सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी पिछली गलतियों के लिए खुद को माफ करना। वह इन घावों को एक अदृश्य भार की तरह ढो रहा है। डॉक्टर मार्ल्स भावनात्मक घावों की तुलना शारीरिक घावों से करते हैं। वे भी तभी ठीक हो पाएंगे जब हम उनका सही इलाज करेंगे। पुस्तक में एक बूढ़े सैनिक से प्रेरणा लेते हुए रोहित एक कागज पर वो सब कुछ लिख डालता है जिसने उसकी आत्मा को घायल किया हुआ है। पछतावा, अपराधबोध और शिकायतें। फिर एक प्रतीकात्मक इशारे के रूप में वह कागज को जला देता है, जैसे कि उसकी सारी नकारात्मकता भी जल के खत्म हो चुकी हो और वह हल्का महसूस करने लगता है। इसलिए कहते हैं कि क्षमा कमजोरी नहीं है, ये स्वतंत्रता है। अपने आप को अपनाना। रोहित समझता है कि वह दूसरों की नकल करके सफल बनने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, लेकिन डॉक्टर मार्ल्स की सलाह स्पष्ट है, जो आप असल में है वो ही आपकी सुपर पावर है। रोहित अपने गुणों की सूची बनाता है, जैसे कि रचनात्मकता, हास्य और सहानुभूति, और उन्हें बिना झिझक अपनाने का निर्णय करता है। पुस्तक में जैसे एक कलाकार अपनी अनूठी शैली अपनाकर सफलता पाता है, रोहित भी अपने असली अंदाज में डिजाइन बनाकर सही क्लाइंट को आकर्षित करने लगता है। इसलिए अपनी जिंदगी किसी और की बुरी कॉपी बनने की कोशिश में मत बिताओ। अंतिम विचार। रोहित अब केवल जीवित ही नहीं है, वह फल फूल रहा है। हर अध्याय के साथ वह अपनी मानसिकता को रिवायर करता है, झूठे विश्वासों को छोड़ता है, खुशी को अपनाता है और असफलताओं को सीढ़ी बनाता है। और ठीक रोहित की तरह आप भी आज ही अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप जो बनने के लिए बने हैं, वह व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है कि आप सामने कब आएंगे। और समझी है कुछ बातें हमने, पर इस किताब में है छिपा एक खटेरा खजाना। तो पूरी किताब में डूब जाओ, क्योंकि जिंदगी है एक सफर अनजाना। पढ़ने पर तुम सपने सजाओ, हर शक को है दूर भगाना। अगली मुलाकात तक याद रखना, ताबूक सर के संग है अब हमेशा मुस्कुराना।